हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आई होप सब बच्चे ठीक होंगे। बच्चों, ये हम चैप्टर 3 करने लगे हैं अब, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये वन शॉट रहेगा। हम इसमें सारा कंप्लीट कर देंगे। जल्दी से नोटबुक पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब है कि आप सिस्टमैटिक स्टडी करते हो रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टिंक्ट आइटम्स इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है। नॉर्मली अगर स्टेटमेंट्स गिवन है तो आपको रिलेशन नहीं पता चल पाता, बट अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको रिलेशन दिखेगा। ठीक है, हर एक आइटम के बीच में। अब इट इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स, इट इज अबाउट द रिलेशनशिप। ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। सॉल्वेंसी चेक करना, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ पोटेंशियल एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑलरेडी हम ये स्टडी कर भी चुके हैं, आगे आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि बिजनेस क्या कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज चेक करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के केस में सारा ये देखेंगे कि भाई बिजनेस ने बहुत काम करा, बहुत उसने माल बेचा, सर्विसेज बेची, बट वो क्या प्रॉफिटेबल है, ये चेक करते हैं एनालिसिस में। ग्रोथ पोटेंशियल, क्या फ्यूचर में क्या कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि बिजनेस और ग्रो कर सकता है। देन लास्टली अपन देखते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, जो उसके एसेट्स हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गया, वो क्या प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं कि क्या उनमें कोई दिक्कत है। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी चेक करी जाती है। ठीक है। अब ये कंपैरिजन की जरूरत क्यों रहती है, हम क्यों ऐसे एनालिसिस करते हैं बच्चों। देखो, होता क्या है कि जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो सही एनालिसिस करना है तो आपको अच्छा खासा कंटेंट चाहिए। ठीक है। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, सपोज इंटर इंटर फर्म कंपैरिजन है। ठीक है, आप दूसरी 2 फर्म्स हैं सेम इंडस्ट्री की, उनके बीच में कंपैरिजन होता है। आपके पास इंडस्ट्री के एक एवरेज होगा। ठीक है, कि सपोज कि इस इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं उनका नॉर्मल प्रॉफिट इतना रहता है। तो आप क्या करोगे, पिछले साल के कंपैरिजन में उसको चेक करोगे। ठीक है ना। आपको सपोज आप किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप उसमें देखोगे कि आपकी इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमा रही हैं। ठीक है, और आप अपना प्रॉफिट ईयर वाइज अपना चेक करोगे। क्योंकि अगर आपको सिंपल एक ही ईयर का प्रॉफिट दे दिया जाएगा तो आप उससे कुछ भी जजमेंट नहीं निकाल पाओगे। जब आप उसको पिछले साल से कंपेयर करोगे ना, तो आपको सही पता लगेगा। ठीक है। तो इस एनालिसिस में नॉर्मली इस एनालिसिस की 4 फर्दर टाइप्स होती हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी भी थी, मैं फिर से बताता हूं आपको। जिसमें आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वन बाय वन हम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपैरेटिव में बच्चों देखो क्या होगा, आपका सेम ईयर है। ठीक है, सेम ईयर में इंडिविजुअल आइटम वाइज आप कंपेयर करोगे कि हर साल क्या चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सेल्स है, 2024 में सेल्स थी 5 लाख, 2025 में थी 6 लाख। अब अगर आप 2025 अकेला देखोगे तो आपको प्रॉब्लम है। जब आप 2024 से कंपेयर करोगे तब आपको पता लगेगा कि जो सेल है वो 1 लाख से बड़ी है, मींस ग्रोथ है। ठीक है, ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये कंपैरेटिव में आता है। और जैसे ये तो मैंने आपको सेल्स की एग्जांपल दी है ना, तो आप ऐसे कोई भी, कोई सपोज कोई एसेट है, प्रॉफिट है, कोई एक्सपेंस है, आप उसको ईयर ऑन ईयर, नॉर्मली पिछले साल से आप कंपेयर करते हो कि क्या फर्क आया। ठीक है। उसके बाद सेकंड टूल है हमारे पास, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या है बच्चों, आप एक कॉमन साइज डिफाइन करते हो। कॉमन साइज का मतलब होता है एक कॉमन बेस। ठीक है, सपोज बैलेंस शीट है,
मान लो बैलेंस शीट है, आपने कॉमन बेस ले लिया टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। या अगर इनकम स्टेटमेंट है तो आप जो कॉमन बेस लेते हो ना वो नेट सेल्स लेते हो, ठीक है। अब आपने हर कोई पैरामीटर, अगर तो वो इनकम स्टेटमेंट का है तो उसको इस बेस के साथ चेक करना है कि भाई वो इसका कितना परसेंट है। लेट्स सपोज इनकम स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है, मान लो, तो अपन लोग देखेंगे कि वो सेल्स के कंपैरिजन में कितने हैं, क्या वो सेल्स के कंपैरिजन में बढ़े हैं या नहीं बढ़े। इन द सेम वे बैलेंस शीट में आपका बेस है टोटल एसेट्स, फॉर एग्जांपल एसेट साइड में, तो आप हर एक एसेट को देखोगे कि वो कितना परसेंट है टोटल का, ठीक है, आपने बेस के कंपैरिजन में आप देखोगे। एग्जांपल के तौर पे बच्चों मैं आपको बताता हूं, सपोज इनकम स्टेटमेंट में सेल्स थी 10 लाख की, अब 10 लाख को बना लिया बेस, प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तो 2 लाख कितना है 10 लाख का बच्चों, 2 लाख आपका है 20%। इस तरीके से आप कॉमन साइज स्टेटमेंट में चेक करते हो। अभी आपको जब परसेंटेज निकालने आ जाएगी ना, तो कॉमन साइज में भी आप कंपैरिजन करते हो, मतलब ये आप सपोज इस साल का देखोगे, देन अगला नेक्स्ट ईयर का भी देखोगे, तो फिर आप देखोगे कि परसेंटेज में क्या चेंज आया। देन थर्ड टूल आता है रेशियो एनालिसिस बच्चों। रेशियो में क्या है, आपके पास रेशियो में बच्चों आपको ना अपना एस्पेक्ट पहले क्लियर करना पड़ता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से चीजें देखोगे, ठीक है। सपोज आपने देखना है कि डे टू डे रूटीन में कंपनी के पास लिक्विडिटी अच्छा है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, आप एक रेशियो लेते हो जिसको बोलते हैं करंट रेशियो। आप करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी करते हो, ठीक है। अगर वो 2:1 है या 2:1 से ज्यादा है, तो इट मींस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है, कंपनी डे टू डे एक्सपेंसेस इजीली बियर कर सकता है, ठीक है। ओके है बच्चों। अब फोर्थ चीज आ जाती है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा है। मैं आपको वैसे आपको बता देता हूं, इसमें अपन लोग देखते हैं कि कैश कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे जा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार कंपनीज का प्रॉफिट जो है वो बुक्स में रहता है, मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बोलती है कि भाई आपका बहुत आप प्रॉफिटेबल हो, बट आपका बैंक बैलेंस नहीं बोलता। तो हम क्या करते हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई इतना कैश स्टार्टिंग में था, इन इन एक्टिविटीज में इतना इतना कैश लगा और बैलेंस ही है। अब चेक करते हैं कि भाई अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो क्या कैश बढ़ा है कि नहीं, ठीक है। सही पोजीशन कैश से पता लगती है। तो कैसी नॉर्मली किन टाइप की एक्टिविटीज हैं जो कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं बच्चों, मेजरली 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग कोर कंपनी के काम के साथ रिलेटेड होती हैं। इन्वेस्टिंग है बच्चों एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, कि इन्वेस्टिंग में आपके बड़े एसेट्स का खरीदना या बेचना आएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग। फाइनेंसिंग में आ जाएगा पैसे के साथ कोई ऐसा लेन देन की, किसी सपोज कोई शेयर होल्डर्स को पैसा दिया तो नहीं है या उनसे लिया है, वो सब कुछ आपका आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अब इसको बच्चों इंपॉर्टेंट नोट है एक फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको सिंपल इसके बारे में कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये करंट सिलेबस में सीबीएसई ने इंक्लूड नहीं करा हुआ। आपको पता होना चाहिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट नो डाउट है ये अकाउंट्स का ही पार्ट, बट आपके ये सीबीएसई में ये कवर अप नहीं है आपके लेवल पे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, मैं अब आपको ब्रीफ कर दिया, अब हम थोड़ा सा और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डिटेल में जाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में का मतलब क्या है बच्चों, इसको हम लोग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। ईयर वाइज डेटा होगा, ठीक है, आपके पास, आप उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। लेट्स सपोज बच्चों आपके पास इस साल है 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल, अगले साल आपके पास 15 रुपए, तो हमें पता चलता है कि भाई पिछले साल 10 थे अब 15 है तो बढ़ा है, ठीक है। दिस इज कंपैरेटिव, ठीक है। आपने ईयर वाइज डेटा चेक कंपेयर करना है, फिर उसका परसेंटेज निकालना है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, सपोज आपने ईयर वाइज 2 सालों का डेटा साइड बाय साइड लगा लिया, आगे हम देखेंगे कैसे होता है ये, फिर उसके बाद देखा कि चेंज कितना आया। बच्चों याद रखना है, चेंज के लिए आपको लेटेस्ट डेटा
माइनस पुराना डेटा, ऐसे करते हैं चेंज। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, पिछले साल था ₹1,00,000, इस साल है ₹1,50,000, चेंज कितना आया? 1,50,000 माइनस लाख, दैट इज 50,000। ओके, अगर पिछले साल 1,50,000 होता, इस साल लाख होता, तो चेंज कितना आया? लाख माइनस 1,50,000, दैट इज माइनस 50,000। अब बच्चों अकाउंट्स में हम कभी भी माइनस 50,000 नहीं लिखते, ना ही बोलते हैं। हम क्या करेंगे? ब्रैकेट डालेंगे और 50,000 उसके बीच में लिख देंगे। वो ऑटोमेटिकली मतलब होगा जब ब्रैकेट में वैल्यू आएगी ना, कि वैल्यू डिक्रीज करा है, ठीक है। एंड जब डिफरेंस आ गया तो आप वहां से परसेंटेज निकाल लोगे, ठीक है, बस यही आएगा। अब इसके की फीचर्स क्या हैं कंपैरेटिव के? एब्सोल्यूट चेंज, सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट चेंज पता लगेगा, फिर आप उससे परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। और इसका बेनिफिट है कि ट्रेंड एनालिसिस होता है, आपको इंडिविजुअल आइटम का पता चलता है कि उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन तो रहता ही रहता है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे आप चेक करते हो, ठीक है। अब कंपनीज वाइज देखें तो कंपैरिजन आप दो तरह से कर सकते हो बच्चों, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा, इंट्रा का मतलब है कंपनी के बीच में ही, मतलब कंपनी के अंदर ही आप अपनी जो वैल्यूज है ना, सपोज 2023 की ये थी, 2024 की ये थी, तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। उसके बाद है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म में क्या है बच्चों? सपोज ए कंपनी है, उसका 2024 का डेटा ले लोगे, बी कंपनी है, उसका 2024 का डेटा ले लोगे और उसको कंपेयर करोगे बच्चों। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चों? सिंप्लिसिटी इस एनालिसिस के। सिंप्लिसिटी डेटा को, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बना देता है बच्चों। इससे हमें ग्रोथ या डिक्लाइन के बारे में पता चलता है ऑफ कोर्स जब कंपैरिजन करेंगे, है ना। और देन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता लगेंगी कंपनी को अपनी, ठीक है। उसके बाद इस एनालिसिस से बेनिफिट मिलता है बच्चों इंटर फर्म कंपैरिजन में, ठीक है ना। ऑन एंड फाइनल आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, आप इन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हमारा ट्रेंड ये रहा था और अब हम आगे ये हम पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चों, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस में बच्चों टू टाइप्स हैं फर्दर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में आ जाते हैं आपके शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, कि इस एनालिसिस की जरूरत बच्चों शेयर होल्डर्स को रहती है, ऑफ कोर्स रहेगी, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि शेयर्स को क्या होल्ड करके रखना है कि बेचना है या खरीदना है, वो सब ये डिसाइड करेंगे। और जो मैनेजमेंट है बच्चों, मैनेजमेंट को फ्यूचर प्लानिंग करना होता है, तो इस वजह से मैनेजमेंट भी ये जो डेटा आपका एनालाइज करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल, जो कुछ होल्डर्स हैं एक्सटर्नल, जिनको की डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंडर्स आ जाते हैं बच्चों, जिन्होंने पैसा दे रखा है, वो देखते हैं कि कंपनी क्या अपना लोन चुका भी पाएगी कि नहीं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो देखते हैं कि क्या कंपनी की ग्रोथ है कि नहीं। आज अगर हम पैसा लगा दें तो क्या ये तो नहीं है कि भाई हमारा पैसा ग्रो ही नहीं करेगा, या ग्रो ग्रो छोड़ो, क्या हमारा पैसा कम ना हो जाए, ठीक है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी इस चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये तो थे प्लस पॉइंट। आगे मैं आपको बताता हूं कि लिमिटेशंस क्या है इस एनालिसिस की, ठीक है। सबसे पहला, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ये सारा जो एनालिसिस करते हो आप पिछले साल को देख के करते हो, ठीक है। नो डाउट आप ट्रेंड जरूर प्रेडिक्ट करते हो, बट वो जरूरी नहीं है वो सच हो। पिछले साल आपको प्रॉफिट हुआ था, नो डाउट, बट ये एश्योरेंस नहीं देगा कि आपको आने वाले साल में भी प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ बच्चों ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस है ना। सपोज आज की डेट में आपकी कंपनी की हालत बहुत खराब है, ठीक है, मान लो मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वर्कर्स के बीच में चल रहा है, तो आप आज तो बैलेंस शीट बनाने नहीं वाले। मींस व्हाट आई वांट टू से इज, जो आपने रिसेंटली बैलेंस शीट बनाई है उसको देख के आपको ये इंटरनल चीजें कि मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं, वर्कर्स में प्यार मोहब्बत से काम हो रहा है कि नहीं, वो चीजें आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के नहीं पता चल पाती, ठीक है। सेकंड आ जाता है बच्चों अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। यस ऑफ कोर्स बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ा है कि जैसे डेप्रीसिएशन है, ठीक है, प्रोविजंस लगाते हो। ये बच्चों डेप्रीसिएशन के टू मेथड्स हैं।
मान लो ए कोई और लगा रहा है, बी कोई और लगा रहा है, तो आपका जो डेटा चेंज हो जाएगा ना। प्रोविजंस हैं बच्चों, सपोज प्रोविजंस आप हो सकता है अप्लाई कर दो, ठीक है, सपोज प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ठीक है, दूसरी कंपनी करे ना, जब करेगी नहीं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी, है ना। देन आ जाता है क्वालिटी फैक्टर, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इसमें इग्नोर हो जाता है, ठीक है, कि क्वालिटी मैन पावर की क्या, मैनेजमेंट स्किल्स की क्या, वो सब चेंज हो जाता है, ठीक है, वो चेंज ही वो यहाँ पे पता नहीं चल पाता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो प्राइस लेवल चेंजेस हैं वो इसमें इग्नोर किए जाते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल कोई एसेट है, एसेट आपका एसेट जो वैल्यू शो करेगा वो बुक वैल्यू है, ठीक है। वो बुक वैल्यू कैसे क्रिएट हुई, जब आपने परचेज करा होगा वहां से डेप्रिसिएशन लगती 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 बुक वैल्यू बनती है, ठीक है। हो सकता है बच्चों वो एसेट की प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मान लो कोई लैंड है वो बहुत ज्यादा हो, बट बैलेंस शीट में तो उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो वो मतलब कहने का मतलब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। देन आ जाता है डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या मतलब कि हो सकता है डेप्रिसिएशन का मेथड डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट लगाती हूँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेथड डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट लगाती हूँ। तो उस केस में क्या होगा, फिर ये लिमिटेशन आ गई ना एनालिसिस की, हर किसी का तो सेम नहीं होगा, हर किसी को तो आप एक सेम बेस पे रख के एनालाइज नहीं कर पाओगे या कंपेयर नहीं कर पाओगे, है ना बच्चों। ठीक है, तो अब जो टूल्स हैं आपने देख ही लिए हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बढ़ता है, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट का होगा, और एक होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। देन उसके बाद आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो ये बैलेंस शीट का भी होता है और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी होता है। अब हम बच्चों और ज्यादा डीप में जाएंगे इंडिविजुअली, कंपैरेटिव में भी और कॉमन साइज में भी, कि ये कैसे कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या। अब हम उससे शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर इसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन कॉमन साइज बैलेंस शीट, देन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यही दो बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट मेनली आपकी, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका कंपैरेटिव भी बनाएंगे और इसी का हम कॉमन साइज भी बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट होता क्या है। सबसे पहले ऑलरेडी आपने पढ़ लिया बच्चों कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे आप डेटा को कंपेयर करते हो, ठीक है। इससे पता क्या लगता है बच्चों, ये फॉल्के हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बताया था कि आपको ट्रेंड का पता लगेगा, सेम आइटम्स क्या ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, क्या वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो क्या एडवांटेजेस आ जाते हैं बच्चों इसके, एनालाइज आइटम्स, आप इंडिविजुअल आइटम्स को एनालाइज कर सकते हो, जैसे इक्विटी लाइबिलिटी एसेट्स को 2 और more ईयर्स के कंपेयर देख के, ठीक है। आप चेंज एनालाइज करोगे, एंड जब आपको चेंज दिख जाएगा आप उसके बाद उसके रीजंस आइडेंटिफाई करोगे कि ये चेंज क्यों आया, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये एडवांटेज ही रहेगा ना, सिंगल बैलेंस शीट में तो सिंगल डेट का पता लगता है, जब आप कंपेयर करोगे आपको फ्लो का पता चलेगा और चेंज का पता चलेगा बच्चों। कहने का मतलब कि जब आप एक 2 साल का देखोगे तब आपको रियल पिक्चर पता चलती है बच्चों, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या आ जाते हैं, ट्रेंड्स एंड प्लानिंग, ट्रेंड्स एंड प्लानिंग, कि आपको ट्रेंड का पता लगता है बच्चों, ठीक है। इट रिवील्स नेचर साइज एंड डायरेक्शन ग्रोथ और डिक्लाइन, ठीक है। देन जब आप पीएनएल को देखते हो तो इट शोज हाउ ऑपरेशंस अफेक्ट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, साथ में आप पीएनएल को भी देखोगे, उसके कंपैरिजन में आप एसेट्स लाइबिलिटी को भी चेक करोगे, तो एक लिंक बनेगा बच्चों, ठीक है ना, आप उसको लिंक कर पाओगे। देन इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग, मैनेजमेंट को फर्दर इन फ्यूचर क्या प्लानिंग करना उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों, नॉर्मली जनरलाइज्ड, ठीक है। देखिए ये 6 कॉलम स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, देन पिछला साल, देन लेटेस्ट साल, देन चेंज। चेंज कैसे करना है बच्चों, करंट माइनस प्रीवियस, देन परसेंटेज चेंज। तो हमेशा बच्चों परसेंट जो चेंज चेक करते हैं ना वो पिछले साल के कंपैरिजन में ही करते हैं। वो इसलिए क्यों, देखो सपोज आज मेरे पास 10 है, कल मेरे पास 20 हो गए, तो मैं बोलूंगा 100% चेंज आया, मींस मैं 10 के कंपैरिजन में देखूंगा ना कि मेरे से बढ़ गए। कहने का मतलब
जो परसेंटेज चेंज जो आएगा वो प्रीवियस के रेफरेंस में आएगा, ठीक है। चलो अब एक बार देख लेते हैं। इनपुट कॉलम्स जो 1 to 4 है, ये तो आपको डेटा इजीली मिल जाएगा, ये तो कोई इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपके पास लिस्ट होगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप डाल लोगे, पर्टिकुलर में आप एसेट्स डाल दोगे सारे। सपोज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है तो आप हर एक इंडिविजुअल आइटम डालोगे, नोट नंबर डल जाएगा एंड प्रीवियस ईयर का डेटा आ जाएगा, करंट ईयर का आ जाएगा। मींस ये 4 कॉलम्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स कॉलम है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिफ्थ कॉलम में क्या आएगा, आप चेंज आइडेंटिफाई करोगे। चेंज क्या है बच्चों, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ओके। ये चेंज आ जाएगी एंड परसेंटेज चेंज क्या है, परसेंट ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड वैल्यू, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, परसेंटेज चेंज जो चेंज आया ना बच्चों, उसको कंपेयर करोगे आप पिछले साल के कंपैरिजन में, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। सपोज पिछले साल एसेट थे 2 लाख, इस साल हो गए 2.5 लाख, चेंज आ गया 50,000 का, और कंपेरिजन अगर परसेंटेज में निकालना है तो 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू, सो दैट इज 25% का इंक्रीज आया बच्चों। देखो अब ये कितनी रियलिस्टिक आपको चीज पता चल रही है। तो अब आप यहां से क्या करोगे, आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्या, कि बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना। यहां से आपको इंक्रीज दिखता है बच्चों, ये बेनिफिट है जब आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है बच्चों। इट इज क्लियर नाउ। चलो अब आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन होगा, आपके 6 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट 4 कॉलम्स तो आप इजीली बना लोगे। सेकंड जो फिफ्थ एंड सिक्स कॉलम है वो आपको डिराइव करना पड़ेगा, मींस वो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसमें भी बहुत इजी है बच्चों, एक 10th लेवल का मैथमेटिक्स है, एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करना है एंड परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब ये 6 कॉलम्स बच्चों आपको रट जाए, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आइटम तो पता ही होगी ना आपको, कौन सी आइटम देखनी है, नोट नंबर डलना ही डलना है हमेशा। पिछले साल वैल्यू क्या थी, इस साल वैल्यू क्या है, क्या चेंज आया और कितने परसेंट चेंज आया है, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग जाएगा प्रीवियस ईयर वर्सेस करंट ईयर, ये कंपैरिजन निकलेगा, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं बच्चों। सपोज करंट ईयर की वैल्यू 150 है, प्रीवियस ईयर की 100 है, चेंज आ गया 50। तो चेंज आ गया 50, तो अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर देंगे, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, दैट इज 50%। क्लियर है बच्चों। तो होगा क्या, जब बैलेंस शीट में आपकी, अब देखो हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है ना, लाइबिलिटी साइड, तो उसमें नॉर्मली ये आपकी आइटम्स रहेंगी सारी, ठीक है। तो जब आप कंपैरेटिव बनाओगे, आप इस आइटम्स की पिछले साल की वैल्यू देखोगे, लेटेस्ट वैल्यू देखोगे और कंपेयर कर दोगे बच्चों, और उसके बाद परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, उसके बाद एसेट्स भी तो हैं, वैसे ही आप हर एक एसेट वाइज आपको ये वैल्यूज गिवन होगी बच्चों। मैं बताऊं, ये सिर्फ 10th लेवल का मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। आपने माइनस करना और परसेंटेज निकालना है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं बच्चों जो आपको इग्नोर भी करनी पड़ेंगी, जो कि कंपैरेटिव में नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये नहीं पूछा, ये नहीं आएगा, ठीक है। देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये एक्सक्लूड है बच्चों, ये सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, एक रैंडमली किसी कंपनी की, वहां से आपको पता लगेगा। सपोज ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये इसका डेटा बच्चों 2024 का है, ये डेटा 2025 का है। तो क्या करना है, सबसे पहले चेंज निकालेंगे, फिर परसेंटेज चेंज। तो क्या आएगा बच्चों, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख थी, 6 लाख हो गई, चेंज आ गया लाख रुपए। परसेंटेज कैसे निकालोगे, लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। तो देखो अब ये सारे चेंजेस निकल आए। तो यहां से अब देखो बच्चों, ये चीज नोट करो, जब भी डिक्रीज होगी वैल्यू, आपने माइनस का साइन नहीं लगाना, आपने ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों, आपको क्या खुद देखो, आपको पता चल रहा है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल 20% से बढ़ा है, रिजर्व एंड सरप्लस 25% बढ़े हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग ये कम हुई है 16%। मतलब देखो अब आपको पैरामीटर से क्लियर हो पा रहा है कि कितना बेनिफिट हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या कंक्लूजन आप इजीली निकाल पाओगे ना। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात ही करूं, इसकी नेगेटिव फिगर थी, मींस कंपनी ने उधार कम हुआ कंपनी का, इट मींस अब आपने इस सारी जो स्टेटमेंट देखी है, अगर आप उसको इंटरप्रेट करो तो आपको पता लगेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, डेट मैनेजमेंट भी अच्छा है बच्चों, क्योंकि डेट उसका कम हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग कम हुई है ना। देखो कितना बच्चों बेनिफिट हुआ है। तो ये तो था बैलेंस शीट का।
आगे अब मैं आपको कंपैरेटिव बताता हूं प्रॉफिट एंड लॉस का बच्चों। सेम है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, सेम ही रहता है, उसमें भी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करोगे, ठीक है। तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट की हर एक आइटम आपको पता है, ठीक है। तो आप उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे, ठीक है। होगा ये भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ही। की पर्पस है चेंज एंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। इसमें आप करते क्या हो बच्चों, आइटम वाइज एनालिसिस करोगे, आपको ट्रेंड का पता चलेगा, परफॉर्मेंस का पता चलेगा, और आप प्रॉफिट को इजीली ट्रैक कर पाओगे। स्ट्रक्चर इसका भी बैलेंस शीट के जैसे 6 कॉलम स्ट्रक्चर ही रहता है बच्चों। पर्टिकुलर आएंगे नोट्स, देन पिछला साल, लेटेस्ट ईयर, चेंज एंड परसेंटेज चेंज। क्लियर है? चेंज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, परसेंटेज चेंज क्या आएगा, चेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100, बिकॉज जो परसेंटेज चेंज है वो हम ओल्ड के कंपैरिजन में ही देखते हैं, ठीक है। मान लो आज मेरे पास 10 रुपए हैं, कल को 15 हो जाएंगे, तो मैं जो परसेंट निकालूंगा वो आज 10 के कंपैरिजन में निकालूंगा ना, कि कितना चेंज आया है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका रेवेन्यू का पार्ट है वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, ऐसा ही आता है ना। तो ये क्या आएगा बच्चों, सपोज प्रीवियस ईयर आ जाएगा, करंट ईयर आ जाएगा, ठीक है। आप चेंज निकालोगे, देन परसेंटेज चेंज निकालोगे। उसके बाद पार्ट 2 में इनके नीचे क्या आता है, एक्सपेंसेस। नॉर्मली यही एक्सपेंसेस होते हैं सारे, इनकी भी ऐसे बच्चों, चेंज परसेंटेज चेंज निकालोगे और आपको पता लग जाएगा बच्चों। और आप एक चीज और देखना, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे इसको कि कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपको आइटम्स सारी पता है बच्चों, बिकॉज हमने पीएनएल में ही कर लिया था, ठीक है। ऑपरेशंस, अगर बात करें रेवेन्यू की, तो फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, जो कि कंपनी का रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस है, या अदर सोर्सेज से भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल रेंट से, डिविडेंड से। ये बच्चों हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कर लिया था, है ना। देन एक्सपेंसेस में मेजर एक्सपेंस आपका आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट बच्चों, ये लोन्स वगैरह के साथ रिलेटेड है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और भी आते हैं बच्चों, जिसमें क्या है आपका डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये भी एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में आपके एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेट्स, ये सारे आप अदर में डाल लेते हो, इसका हेड सेपरेट है ना। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। देन उसके बाद नॉर्मली जब आपको रेवेन्यू पता लग गया, एक्सपेंसेस पता लग गए, माइनस करा, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन आपने टैक्स पे कर दिया, देन जो एंड में रह गया आपके पास, दैट इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये आपको आप ये तो आपने ऑलरेडी पता कर ही लिया हुआ है, बट कंपैरेटिव में आपको ये बताना आ जाएगा कि अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसे इनकम टैक्स पे फर्क क्या पड़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है ना बच्चों। एक चीज मैं यहां पे फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अकाउंट्स में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम माइनस का साइन नहीं लगाते बच्चों। अगर करंट ईयर की वैल्यू कम हुई है ना, तो आप माइनस का नहीं लगाओगे, आप ब्रैकेट्स यूज करोगे, हमेशा याद रखना है। जैसे प्रीवियस ईयर की कोई वैल्यू 50,000 है, इस साल 30,000 होगी, तो 20,000 माइनस नहीं लिखना, आपने ब्रैकेट में 20,000 निकाला है, ठीक है। और चेंज कैसे आएगा, जितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू प्रीवियस इनटू 100, तो वो चेंज आपका निकल जाएगा। अब एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं बच्चों, सपोज ये डेटा आपको गिवन है, पीएनएल का ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है। आपने क्या देखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख थे 12 लाख, बढ़ गया, वाह जी बढ़िया हो गया। अदर इनकम पहले 50 थी 60, बढ़ गई बच्चों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी बढ़ गया बच्चों। अब आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। सपोज फाइनेंस कॉस्ट है 40,000 थी पहले, अब 35,000 होगी बच्चों, ठीक है, कम होगी। तो आपके डेटा है, अब आपने क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो बहुत इजी है ना बच्चों, पिछले साल की सारी वैल्यूज लिख लो, ठीक है, पिछले साल की, इस साल की वैल्यूज लिख लो, ये आपको गिवन होगी। चेंज आइडेंटिफाई कर लो, न्यू माइनस ओल्ड, चेंज आ गया बच्चों, एंड परसेंटेज चेंज निकाल लो, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको एनालाइज करो बच्चों, तो आपको ये आप देखो सारी वैल्यूज आप खुद एनालाइज कर सकते हो। अब मैं रेवेन्यू की बात ही करूं, आपको दिखेगा कि रेवेन्यू 20% से बड़ा है, अदर इनकम 20% से बड़ा है बच्चों, और इन्वेंट्री जो है 50% से कम हुई है बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट जो है 12.5% से कम हुई है बच्चों, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब कम हुई है। तो ये इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे एक्सपेंसेस हैं, ये बड़े हैं आपके 6.88%, ठीक है। सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो ये बड़ी हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप यहां से रिजल्ट अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की बहुत अच्छी हुई है, तो ये पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए।
क्लियर है ना बच्चों? तो ये तो था कंपैरेटिव, मींस हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है बच्चों। व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, अब वो देखते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट को बच्चों हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी वैसे ही बैलेंस शीट का भी होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी होगा। अब इसमें आपको एक कॉमन साइज डिफाइन करना पड़ेगा। कॉमन साइज का मतलब कॉमन बेस। अगर तो बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपका बेस रहता है सेल्स, अगर बैलेंस शीट है तो इसमें बेस रहेगा या तो टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज। अब आप कुछ भी कंपेयर करोगे ना, अगर बैलेंस शीट में हो और एसेट साइड में हो, तो टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में देखोगे कि इंडिविजुअल आइटम क्या क्या है, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में हो तो आप टोटल सेल्स के कंपैरिजन में हर एक आइटम को देखोगे, ठीक है। अब कंपैरिजन इसमें भी दो तरह का होता है, इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। इंट्रा फर्म में क्या है, विद इन द सेम फर्म आप डिफरेंट ईयर्स होंगे आपके पास, तो आप उसको कंपेयर करोगे। क्लियर है? इंटर फर्म में क्या है, फर्म ए है फर्म बी है, कोई आप साल उठा लोगे तो आप उसको चेक करोगे, ठीक है, कि उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो कॉमन साइज सपोज बैलेंस शीट की बात करें कॉमन साइज अब बैलेंस शीट से शुरू करते हैं हम, ठीक है। इसको वर्टिकल एनालिसिस आएगा, एसेट साइड हो तो आप टोटल एसेट्स को बेस मानोगे, लाइबिलिटी साइड को तो टोटल लाइबिलिटीज को आप बेस मान लोगे। क्लियर है? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव तो पहले जैसे ही है बच्चों, आपको चेंज एनालाइज होगा, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे एंड देन आप कोई फर्दर स्ट्रैटेजी बना सकते हो टू असेस द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। अब मैं बात करूं कि ये भी क्या है, ये भी बच्चों स्टैंडर्ड 6, इसका भी 6 कॉलम का फॉर्मेट होगा, सिंपल। यहां पे पर्टिकुलर आएंगे, नोट आएगा, प्रीवियस ईयर की अमाउंट आ गई बच्चों, करंट ईयर की अमाउंट। अब देखो इसमें आप हॉरिजॉन्टल भी करते हो प्रैक्टिकली और वर्टिकल भी करते हो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर की परसेंटेज के, करंट ईयर से करंट ईयर की परसेंटेज निकलेगी। बहुत इजी है बच्चों, इंडिविजुअल आइटम को आप बेस से कंपेयर करके परसेंटेज मेंशन करोगे। अब इसमें आप देखो हॉरिजॉन्टल भी जा रहे हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप चेक करोगे, ठीक है। अब एक तरह से ये मिक्स है, इसमें वर्टिकल भी जाओगे और हॉरिजॉन्टल भी जाओगे। देखो आगे चेक करते हैं। अगर जब परसेंटेज निकालनी है हर एक कॉरिस्पॉन्डिंग, तो मैंने आपको बताया ही है, बेस कोई यूनिक मान लोगे, हर एक आइटम को उससे कंपेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर एसेट साइड की बात करें, टोटल एसेट्स 10 लाख है, इन्वेंट्री 2 लाख की है, तो परसेंटेज की टर्म में 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 20%। तो इन्वेंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखोगे 20%। एग्जाम्पल देता हूं बच्चों अब आपको, ये सारी आइटम्स थी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये लाइबिलिटी साइड की आइटम थी, ठीक है। पिछले साल की ये आ गई। अब पिछले साल के कंपैरिजन में परसेंटेज देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले टोटल लाइबिलिटीज आपको पता होंगी, ठीक है। अब टोटल लाइबिलिटीज है कितनी है बच्चों, ये है ना, ये बेस हो जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज बेस बन जाएगा, दैट इज 12,50,000। ओके, अब आप क्या करोगे, 5 लाख के कंपैरिजन में 40%, ये कैसे आएगा बच्चों, 5 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 लाख इंटू 100। क्लियर है? वैसे ही 2 लाख, इससे ऐसे आप परसेंटेज निकाल दोगे। क्लियर हो गया? इन द सेम वे करंट ईयर एंड करंट ईयर परसेंटेज, करंट ईयर की ये वैल्यूज तो गिवन है, ये आप निकालोगे। करंट एसेट्स आपने बेस मान लिए, इंडिविजुअल आइटम को आप चेक कर लोगे। तो यहां से देखो आपको पता लगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 40% था टोटल एसेट्स का, इस साल 41.38% है। अब देखो पता चल रहा है ना, मींस इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज इंक्रीज करा है बच्चों पहले से। क्लियर है ना? और आइटम सेम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन, अब ये एसेट साइड की आ गई बच्चों, वो लाइबिलिटी की साइड की थी, अब ये हम एसेट साइड की देख लेते हैं, तो इसमें भी यही आ जाएगा। टोटल एसेट्स रेफरेंस मान लोगे बच्चों आप, है ना, तो उसके कंपैरिजन में आप देखते रहोगे सारा। क्लियर है ना बच्चों? तो यहां से देखो आपका कंपैरिजन निकल जाएगा, पिछले साल का भी पता चल गया, इस साल का भी पता चल गया। अब यहां से आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो। तो अब इन सबको अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहां से मैं क्या एनालाइज करूंगा कि जो डेट है वो कम हुआ है बच्चों। पिछले साल 24% था, अब 17.24% आ गया। ये माइनस जस्ट लिखा है, जब आप इसको अकाउंट्स में शो करोगे तो आप ब्रैकेट डालोगे। क्लियर है?
एंड इक्विटी की बात करूं, इक्विटी आपकी बढ़ी है, पिछले साल 40% थी, इस साल 41.38% हो गया। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन, क्या पता लगा बच्चों आपको कि कॉमन साइज बैलेंस शीट से ये वर्टिकल एनालिसिस है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं हर एक आइटम को एज अ परसेंटेज ऑफ सम आइटम, टोटल बेस। ठीक है, तो वो क्या बेस है वो आपको बता ही दिया है कि अगर एसेट बैलेंस शीट की बात करो तो बेस आएगा टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो बेस आएगा सेल्स। क्लियर है बच्चों? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या आएगा, अब देखो, अगर मैं बात करूं, मैं इंटरफर्म बात करूं, इंटरफर्म कंपैरिजन करना है सेम ईयर का, तो आप बहुत इजी है, डिफरेंट ईयर्स से मान लेट्स सपोज 2024 है। ठीक है, 2024 टू 2025, तो यहां पे हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि हर कंपनीज ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या उनमें फर्क आ रहा है। तो यहां से आप डिफाइन कर पाओगे कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना बच्चों। तो इट मींस अब आपको ये पता लग गया कि बेस हमने किसको रखना है। बेटा बच्चों, आप अगर आपको बेस क्लियर हो गया ना, आप इजीली वैल्यूज तो चुटकियों में निकाल लोगे। बात सिर्फ बच्चों को ना बेस नहीं पता लग पाता, कभी वो सोचते हैं कि अदर इनकम को बेस लेना है, रेवेन्यू को बेस लेना है, किसको लेना है बेस। ठीक है ना, तो वो आपको बेस क्लियर होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नेट सेल्स बेस रहेगा, बैलेंस शीट के केस में अगर एसेट साइड की वैल्यूज देखनी है तो टोटल एसेट्स बेस है, अगर लाइबिलिटी साइड की देखनी है तो टोटल लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कॉमन साइज स्टेटमेंट का, वही है बच्चों जो कंपैरेटिव में थे, चेंज एनालाइज, स्टडी ट्रेंड्स, असेसेस एफिशिएंसी। ठीक है ना, आपको चेंज पता लगेगा, ट्रेंड पता लगेगा, और मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएगी कि भाई एफिशिएंसी है कि नहीं काम की। सेम है ये भी पहले जैसे ही, 6 कॉलम फॉर्मेट रहता है, पर्टिकुलर नोट नंबर, पिछले साल का अमाउंट लिख दिया बच्चों, देन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, करंट ईयर का अमाउंट आ गया, देन उसके कंपैरिजन में परसेंटेज निकलाया। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आती, यहां तक तो बस ये कैलकुलेट आपको करनी पड़ती है। तो परसेंटेज निकालने का मैंने आपको मेथड बता ही दिया है कि इंडिविजुअल आइटम पकड़ो, उसको बेस से डिवाइड कर दो इनटू 100। ये अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आ जाएगा। जैसे बच्चों रेवेन्यू अगर लाख है, एक्सपेंस 20,000 थे, तो क्या परसेंटेज निकलेगा, 20,000 डिवाइडेड बाय लाख इंटू 100 मीन्स व्हाट डज 20% मीन्स, 20% मीन्स कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू का 20% है। ठीक है, अब मैं एक आपको इलुस्ट्रेशन दिखाता हूं। ये कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड का, ये उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की ये सारी आइटम्स थी। क्लियर है, ये आपको गिवन होगी। अब यार यहां से इसको अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कितना इजी है बच्चों, कितना इजी। ठीक है ना, आप कॉमन बेस से उड़ा लो, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है, टोटल रेवेन्यू आपको, आपके पास एक तरह से, सॉरी रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू यहां पे 10 लाख को बेस मान लो, तो 10 लाख के कंपैरिजन में, 10 लाख के कंपैरिजन में 50,000 कितना है, ये 5% है। 4 लाख कितना है बच्चों, 40% है। 1,20,000 कितना है, 12% है ना। इन दी सेम वे करंट ईयर की वैल्यूज गिवन है, तो आप ये रेवेन्यू को, इस रेवेन्यू को बेस मान लो 100%, और इसके कंपैरिजन में अब सपोज 480 है तो ये 40% है, 30,000 है तो ये 2% है, पर ये नेगेटिव में है। ठीक है, ब्रैकेट डलेगा इसमें। तो अब आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको चेक कर लेना बच्चों कि पहले भी 40 था, अब भी 40 है, पहले 12 था, अब 12.5 हो गया। यहां पे आपको डिसाइड कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये था बच्चों हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी कर लिया और ये कॉमन साइज भी कर लिया। ये दोनों चीजों का बनता है बच्चों, बैलेंस शीट का भी एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी। अगर बच्चों फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और अगर ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा है ना, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करो, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा पाए। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको पता ही है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है रेशियो एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजा आने वाला आपको। अब मेरे साथ चलते जाओ, देखना मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।